नमस्कार, आप मूव मीडिया के स्पेशल शो बोले बिहारी देख रहे हैं। लगातार अभिषेक जी जो हमारे रिपोर्टर हैं विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। वो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में अभी हैं। इससे पहले तारापुर में थे। जब तारापुर में थे तब उनसे मैंने तारापुर का हाल चाल जाना था। आज हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा का हाल चाल जानेंगे। आपको मालूम ही होगा कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर अब गहमागहमी तेज है और लगभग हर खबर सबको पता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, कैसा है, क्योंकि यह पिछले 10-15 दिन से लगातार मीडिया कवरेज कर रही है। तो पहले अभिषेक जी, हम ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि आप बोल रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान में मजा नहीं आ रहा है। वो मजा क्यों नहीं आ रहा है अभिषेक जी, पहले बताइए। देखिए, दो बड़े अहम बात है कि इधर के लोग उतने पिछड़े इलाकों का भ्रमण करने के बाद ये अनुभव हुआ है। बहुत ही पिछड़ा इलाका है, इस वजह से शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए बात करने में भी असुविधाएं होती हैं। दूसरा ये है कि शराबबंदी का यहाँ धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस टाइम में हम लोग, तकरीबन शाम का टाइम है ये, इस समय हम लोग रोड पर निकलकर किसी का बयान नहीं ले सकते, किसी की प्रतिक्रियाएं नहीं ले सकते। तो ये दो चीजें हैं जो हमें अवरुद्ध करती हैं, यानी कि हम चाहते हुए भी कवरेज नहीं कर सकते, रोकना पड़ता है इस टाइम के वक्त। माने लोग इतने नशे तीसरा, में अगर सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल लगातार हम जिनसे भी बातचीत करते हैं, हम उन्हें मजाकिया अंदाज में बोलते भी हैं कि आपका मुंह मुंह तो बाझल है। भोजपुरी ये वर्ड है, मतलब मुंह आपका पहले से बिजी है गुटखा और पान बीड़ी से, तो फिर कैसे वो हमसे बात कर पाएंगे। और तीसरा जो है, सबसे मजा नहीं आने का कारण ये है कि बांस की त्रासदी यह क्षेत्र हमेशा से झेलते आया है, आज भी झेल रहा है, कल भी झेलेगा। अभी कुछ उम्मीद लगाना भी बेवकूफी होगा। ऐसे में रोड रास्ते का बदहाल स्थिति है। आप समझिए, सामान का झूला झूलते हम लोगों को जाना आना पड़ता है, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा है। यही मेरी समस्या है, लोगों को अपने मुद्दे ही नहीं पता है कि हमें क्या मांग करना चाहिए। देखिए, जब किसी क्षेत्र में शिक्षा की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो बेसिक मुद्दा है उससे वो भटक जाते हैं। बेसिक मुद्दा मतलब कपड़ा, रोटी, मकान, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जो व्यवस्था है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनेताओं का बड़ा हाथ होता है। और क्योंकि जब नेता विकास छोड़कर अपना विकास करें और अपनी जनता को आगे बढ़ाने में सहयोग ना करे तो ये सारी चीजें दिक्कतें आती हैं। क्योंकि 15 साल पहले लगभग बिहार का सभी इलाका पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज के समय में, आज 21वीं सदी का युग है, डिजिटल दुनिया हो रही है, तो इस समय में अगर कोई इलाका पिछड़ा है तो सिर्फ हम जनता का दोष नहीं दे सकते हैं। इससे पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन, नेता, जो सिस्टम है उसमें कमी है, तभी आखिर वो इलाका क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। खैर, यह तो जन समस्या से जुड़ी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले अभी चुनाव की बात करेंगे हम लोग। चुनाव में आपको बता दूं कि जदयू की तरफ से अमन भूषण हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। राजद की तरफ से गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वही कांग्रेस ने अरितेक कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि अशोक राम के बेटे हैं। अशोक राम इससे पहले यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सांसद का भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं मिला था। विधायकी भी हारे, भले 5 बार विधायक रह चुके थे। तो सबसे पहला सवाल अभिषेक जी यही रहेगा कि कांग्रेस लड़ाई में है क्या। देखिए, ये इतना आसान नहीं है इसको समझ लेना, क्योंकि अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आई है उसमें कांग्रेस, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस के विपक्षियों की तरफ से कि वो आरजेडी के बी टीम के तौर पर कार्य कर रही है। तो आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे शिक्षित उम्मीदवार है। हमने अपने चैनल पर उनका इंटरव्यू भी दिखाया था। बाकी नेताओं का बदहाल स्थिति है, शिक्षा का उनमें ही अभाव है। आप समझ सकते हैं किस क्षेत्र में हम अभी घूम रहे हैं। तो कांग्रेस लड़ाई में है या नहीं है, ये कह पाना इतना आसान नहीं है। और कांग्रेस की रणनीति अभी समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस स्टार प्रचारक जो हैं वो आएंगे और अपना जो वोट बैंक है वो अगर तैयार कर लेने में सक्षम होंगे तो कांग्रेस लड़ाई में दिखेगी।
और अतिरेक कुमार जो है उनके पिताजी का एक वोट बैंक का जनाधार रहा है, लेकिन वो अभी साथ आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन में लड़ाई अलगाव ये कांग्रेस के ऊपर ही फूटने वाला है। कांग्रेस को इससे हरास हुआ है और कांग्रेस इसे संभाल पाने में अब तक तो सक्षम नहीं नजर आ रही है। अभिषेक जी, सवाल ये आपके कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो खुलकर नहीं बोल रहा है, कतरा रहा है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के जितने भी वोटर हैं, कट्टर समर्थक हैं, वो उनका जो मास वोटर कहे जाते हैं, वो कुछ भी बोल पाने में असक्षम नजर आते हैं। उन्हें अभी इस बात को लेकर के ज्यादा चिंता है कि कहीं आरजेडी का पलड़ा अगर भारी हो गया और हम कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिए तो आरजेडी भी हार जाएगी और कांग्रेस भी हार जाएगा। तो इस वजह से वो लोग अभी कुछ कह पाने में असमर्थ हैं। जिनसे भी बात कीजिए वो ये दुहाई देते हैं कि 30 तारीख के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। और एक सवाल और है कि अमन भूषण हजारी के पिताजी शशि भूषण हजारी जी यहाँ से विधायक थे 2 टर्म, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया, जिसके बाद जदयू ने उनके बेटे अमन भूषण हजारी को टिकट दिया है। 5 बार अतिरेक के पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, 2 बार अमन भूषण हजारी के भी पिताजी विधायक रह चुके हैं। इसके बावजूद क्षेत्र का विकास न होना, उसके बाद ये लोग किस मुद्दे को लेकर वोट मांग रहे हैं और जनता क्यों इनका समर्थन करे और क्यों कर रही है? देखिए, सबसे पहला और अहम बात तो ये है कि पहले पिताजी का देहांत हुआ और उस देहांत के तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर माताजी भी चल बसी। यानी अब अमन हजारी के पास न माता और न पिता किसी का साया नहीं है। अमन हजारी जहां भी जा रहे हैं जनता के बीच जाकर स्पष्ट तौर पर बोलते हैं कि हम अनाथ हो गए हैं, अगर जनता ने हमें समर्थन दे दिया तो हम समझेंगे कि जनता हमारा माई बाप है। तो ये जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल कार्ड जो है जदयू की तरफ से खेला जा रहा है। जदयू के जितने भी कदावर नेता अभी इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम का इंटरव्यू, तमाम से बातचीत करके हमने दर्शकों को दिखाया भी है, वो तमाम भी इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि माता पिता का भले ही साया चला गया हो, बच्चे को अनाथ ना होने दे जनता। अब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता क्या करेगी। दूसरा बात यह है अभिषेक जी, सवाल एक और है कि अभी तक आप लगातार 3 दिन से कुशेश्वर स्थान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन राजद के उम्मीदवार गणेश भारती नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? देखिए, राजद का जो कैडर वोट है वो तो उनके साथ जाएगा ही जाएगा। वो मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है, जो मुझे यहाँ के सोर्सेस से पता चला है कि पहले के जमाने में जो मांझी समुदाय है, अगर स्पष्ट तौर पर अपने भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो मुसहर समुदाय है, उनका सबसे ज्यादा शोषण यादव समुदाय के द्वारा ही किया गया है। और ये वो तमाम सवाल है, चाहे वो जमीन हड़पने की बात हो या उन्हें परेशान करने की बात हो, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी यादव समाज के द्वारा निभाया गया है। और यही वो बात है कि जो गणेश भारती हैं वो जानते हैं कि मीडिया कर्मी से जब मुलाकात होगी तो पुराने गड़े हुए मुर्दे भी ये लोग उखाड़ते हैं, इसलिए वो मीडिया कर्मी के सवालों से लगातार बचते हुए भी नजर आए हैं। अब भी मुझे टाइम मिला है, आधे घंटे पहले मिला था मिलने के लिए, लेकिन अब वो कहाँ किस पंचायत में है, मुझे मिलने का समय हर रोज शाम को मिलता है लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। तमाम सवालों से वो बचते हुए नजर ही आ रहे हैं, इसलिए मीडिया से वो मुखातिब भी नहीं होते हैं और वो जो मास वोटर हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में अपनी राजनीति स्थिर करने में लगे हुए हैं। अभिषेक जी, एक और सवाल ये है कि जो एमवाई समीकरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही का वीडियो जो मैं पब्लिक ओपिनियन देख रहा था, तो जो एम समीकरण है वो मुझे राजद के पक्ष में पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो लोग तो ये मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जदयू ने अच्छा कैंडिडेट दिया है। इसका मतलब क्या है अभिषेक? देखिए, जहां तक मैंने पब्लिक ओपिनियन जो भी दिखाया है अपने दर्शकों को, वो सीधे जनता से बातचीत है और जनता का जो मूड है वो अब अगर बेहतर कैंडिडेट के तौर पर अमन हजारी को ले रही है तो बेशक वो वोट उसी तरफ उनके जाने वाले हैं। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय की जो आपने चर्चा की है कि मुस्लिम समुदाय क्या करने वाला है,
वो जिनका पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं, और जहां तक हमारा कैमरा नहीं पहुंच पाया है, यानी कि मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया हूं, वहां की खबर भी यह है कि मुस्लिम समुदाय की चाहे जितने भी फीसदी यहाँ पर रही हो, उसका 65 to 70 यानी 65 से 70% मुसलमान जो हैं वो अंत तक इंतजार करेंगे कि कांग्रेस को उन्हें वोट करना है या नहीं करना है। बाद बाकी पहले से आरजेडी की तरफ झुकाव उनका है, और पीछे की रणनीति यही बदलने वाली है, और ये स्पष्ट तौर पर कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। जिस इलाके का हमने पब्लिक ओपिनियन दिखाया, उस इलाके में विकास के कार्य भी हुए हैं, नल जल योजना तक पहुंचाए गए हैं, शिक्षा का भी लगभग व्यवस्था है, रोड रास्ते की भी बहुत पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई है। तो लोग नीतीश कुमार के पक्ष में रहेंगे ही रहेंगे। हाल ही में नीतीश कुमार यहाँ से मुलाकात करके गए हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन जहां तक कैमरा हमारा नहीं पहुंच पाया है, वहां की रिपोर्ट ये है कि 65 to 70 यानी 65 से 70% मुसलमान अब भी अंत तो गत्वा का इंतजार में है कि आखिर में क्या होता है। अगर आरजेडी का पलड़ा भारी होगा तो आरजेडी के पक्ष में वो वोट कर देंगे, अगर जदयू का पलड़ा भारी होगा तो वो जदयू के पक्ष में वोट कर देंगे। अब इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस कितना वोट आरजेडी का काटती है, यानी महागठबंधन का कितना वोट खिसकता है, इसके अनुसार वो लोग अपना फैसला लेंगे। इसलिए उनकी जो चुनावी रणनीति है वो अंत में जाकर स्पष्ट होगी कि क्या होना है। और मुसहर समुदाय और मुस्लिम समुदाय, ये दो समुदाय किसी भी विधायक का किस्मत बदल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के फैसले आखिरी घड़ी में होने वाली है। परमवीर। अभिषेक, एक और सवाल है कि अभी से मैं शुरू से देख रहा हूं कि अमन भूषण हजारी के लिए अब जिस दिन से नामांकन हुआ उसी दिन से जदयू के तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 मंत्री, महेश्वर हजारी, संजय झा जैसे लोग कैंपेन कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, जबकि इस मामले में कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, जबकि जदयू शुरुआती ही समय से लगातार अपने नेताओं को जमीन पर भेज रही है और वहां पे जाके उन्होंने खूंटा गाड़ दिया है। तो क्या लगता है इसका फर्क? परमवीर जी, देखिए, हमने तारापुर से जो दिखाया था कवरेज, जो उसमें समीकरण यह था कि मुस्लिम, यादव और प्लस वैश्य समाज यानी बनिया समाज, यहाँ पर जो समीकरण है मुस्लिम, यादव प्लस मुसहर समाज यानी कि मांझी समाज, ये तीन का समीकरण बैठाकर आरजेडी चल रही है। और आरजेडी को पहले से पता है यादव कहीं दूसरी जगह जाएंगे नहीं, मुस्लिमों को लेकर संदेह है, मुस्लिम अब भी संदेह की स्थिति में रहेंगे, अंत तक रहेंगे, इसलिए मुसहर समुदाय से टिकट दे दिया गया है। गणेश भारती पहले भी अमन हजारी को एक चुनाव हरा चुके हैं, विधायक का नहीं बल्कि वो और कोई और चुनाव था। तो अब इस तरीके से रणनीति बैठाई गई है। आरजेडी का भी बड़े धुरंधरों का कैंपेन इधर होना है। जहां तक बात रही जदयू का, जदयू को पता है कि अति पिछड़ा वर्गों का वोट हासिल करने के लिए अति पिछड़ा समाज से जो भी विधायक मंत्री बनाए गए हैं, चाहे वो पूर्व के हों या मौजूदा, सबको उधर उतारना पड़ेगा। महेश्वरी हजारी का यह संसदीय क्षेत्र भी रहा है, इसलिए उन्हें भेजा गया है। बाढ़ की त्रासदी हर साल झेलती है इस तरफ की जनता, इसलिए संजय झा को उतारा गया है कि वो सवालों के जवाब देंगे। आपने भी देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा, जब बाढ़ की स्थिति को लेकर के हमने उनसे सवाल किया था और जवाब के तौर पर क्या मिला था। अंदर खाने की खबर यह भी है कि संजय झा ने कहीं वादा किया था बाढ़ की त्रासदी में, जब नीतीश कुमार के साथ घूम रहे थे, कि हम इस क्षेत्र को गोद लेते हैं और बाढ़ से निजात दिलाएंगे। लेकिन हमारे इस सवालों पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि हमें तो कुशेश्वर नाथ बाबा गोद खुद लेते हैं, हम क्या उन्हें गोद लेंगे। यानी सब कुछ कुशेश्वर नाथ पर छोड़ दिए। अक्टूबर अगले साल तक का वादा जरूर किया, वादों पर भरोसा हमें तो नहीं होता, जनता कितना करेगी वो जनता देख ले। लेकिन हालात यही है, यही समीकरण है कि आरजेडी अपना कैंपेनिंग अभी नहीं कर रही है, दशहरा के बाद यानी 15 तारीख के बाद धुरंधर जरूर उतारेगी मैदान में। अति पिछड़ा को लुभाने के लिए तेज प्रताप जैसे लोगों की जरूरत है, इसलिए लालू प्रसाद यादव खुद मोर्चा संभालेंगे और अति पिछड़ों का मसीहा कहे जाते हैं, इस क्षेत्र में आकर प्रचार जरूर करने वाले हैं। अब सवाल है कि चिराग पासवान कितना खेला बिगाड़ेंगे, जो कि रंजू देवी को उन्होंने टिकट दिया है। और चिराग पासवान का मतलब रामविलास पासवान का यह ननिहाल रहा है, ममहर रहा है इस क्षेत्र, और उनका जाति का एक बड़ा वोट बैंक भी इस इलाके में है। तो ऐसे में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का क्या भूमिका होगा? हेलीकॉप्टर छाप लेकर आए हैं, नया नया पार्टी का मान्यता मिला है, तो रंजू देवी कितना पहलवानी कर पाएंगे उनके लिए? अंजू देवी, सॉरी, माफ, अंजू।
परमवीर जी, हाँ, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा। अंजू देवी उम्मीदवार है यहाँ से, और अंजू देवी भी पशवान जाति से आती हैं। अगर जातिगत अगर कोर्ट में करूं तो वो पशवान जी हैं, और जातीय समीकरण बिहार में काफी हावी रहता है। इसलिए दर्शकों से क्षमा मांगते हुए जी, ये बार बार जो जाति का जिक्र होता है, जिक्र करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि समीकरण इसी के आधार पर बैठाए जाते हैं और हमें समझाने में और आपको तमाम दर्शकों को समझने में बेहद आसानी होगी। पशवान जाति से आती हैं तो बेशक पशवान का कुछ हिस्सा जरूर वो कटेगा। और देखिए, सोशल मीडिया पर चिराग पासवान काफी एक्टिव रहते हैं, चिराग पासवान के समर्थक भी काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा जो तस्वीरें निकली थी, चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान आशीर्वाद यात्रा में भी आए थे, और वो जो तस्वीरें निकलकर जो सामने आई थी, जो वो वादे करके गए हैं, उनमें मुख्य ये है कि वो नीतीश कुमार की खुलकर खिलाफत करते हैं, और जो अति पिछड़ा वर्ग है वहां पर विधायक जी ने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए नाराजगी बेहद ज्यादा है। पहला पब्लिक ओपिनियन जो सीताघाट से हमने दिखाया था, उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से जो अति पिछड़ा वर्ग है वो सरकार का विरोध कर रहा है और कैसे सरकार पर हावी है। तो वो जरूर खेला बिगाड़ेंगे, लेकिन उतना नहीं बिगाड़ेंगे कि जदयू का समीकरण बिगड़ जाए। ये सब कुछ निर्भर करता है चिराग पासवान और कांग्रेस, ये दोनों सहमति के साथ अगर खेला बिगाड़ने चले तो कांग्रेस एक तरफ आरजेडी का नुकसान पहुंचा रही है, दूसरा चिराग पासवान उधर एनडीए गठबंधन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में समीकरण अभी संतुल्य बना हुआ है। चिराग पासवान एक्स फैक्टर नहीं है, चिराग पासवान धरातल पर नहीं है। चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो उनको जरूर जाएगा, और उसमें से कुछ प्रतिशत ही जाएगा, क्योंकि अमन हजारी खुद पासवान जी ही है, इसलिए कुछ वोट उन्हें भी जाने वाला है। देखिए क्या होता है। अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान मेहनत कितना करते हैं। भले उन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि दशहरा के बाद मैं खुद कैंपेन करने चाहूंगा। अगर कैंपेन करने वो अगर बड़े नेता की तरह जाते हैं, एक दो जनसभा कर लिए, हेलीकॉप्टर घुमा के फिर वापस चले आए, तो मुझे नहीं लगता कि उतना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर चिराग पासवान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और खूंटा गाड़ देते हैं, तब क्या होगा? देखिए, अंजू देवी का भी हमने अपने दर्शकों को इंटरव्यू दिखा दिया है, बातचीत जो हमारी हुई है। अंजू देवी की तरफ से जो ऑफ कैमरा यानी कैमरे के बाद जो मुझे बताया गया, चिराग पासवान और चिराग पासवान के द्वारा जो नई टीम बनाई गई है, वो तमाम टीम कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में आकर खूंटा गाड़ने वाली है। यानी कि यहाँ रैलियां भी होंगी, यहाँ रोडों पर घूमकर वोट मांगेंगे, गली गली जाकर चिराग पासवान वोट मांगेंगे, और खासतौर पर वैसे इलाके में जाएंगे जहां से अब भी पानी नहीं निकले हैं, यानी बाढ़ की तरफ भी अब भी वो इलाका झेल रहा है। तो चिराग पासवान यह रणनीति ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। वही मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इधर चिराग पासवान इधर एनडीए का खेला बिगाड़ने वाले हैं, और उस तरफ कांग्रेस जो है आरजेडी का खेला बिगाड़ने वाली है। और ये दोनों, चिराग पासवान का तब यह रणनीति स्पष्ट हो जाएगा, तब यह दिखने लगेगा हम सभी को, जब वो चुनाव प्रचार करके इधर से वापस होंगे, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होने वाला है। अभी हालांकि चिराग पासवान को इस क्षेत्र में एक्स फैक्टर नहीं मान रहे हैं लोग। अभिषेक भाई, एक सवाल और है, क्योंकि ये जो इलाका है बहुत ही बाढ़ ग्रसित इलाका है, और नीतीश कुमार भी खुद वहां पे सर्वेक्षण करने गए थे, कुशेश्वर स्थान पर माथा टेके हुए थे, और फिर स्टीमर से उन्होंने इस पूरे इलाके का जायजा लिया था। और ये इलाका करीब 5 महीने से अभी पानी में डूबा हुआ है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो पानी के अंदर हैं, और जो इंसान पिछले 5-6 महीने से पानी में रह रहा हो, अगर वो कितना भी सोचे तो क्या वो सरकार के पक्ष में वोट कर पाएगी? देखिए, ये सब जो सवाल है आपका बेहद पेचीदा है। ये महज 5-6 महीनों से पानी में नहीं है, बल्कि वर्षों से इन्हें पानी में रहने की आदत हो गई है। यहाँ की महिलाएं भी तैराक हैं, इन्हें ओलंपिक में डाल दिया जाए तो ओलंपिक मेडल लेकर आ सकते हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है परमवीर जी। अगर पहले हालात सभी को समझना पड़ेगा। बिहार अगर गरीब और अति पिछड़ा में आता है तो इसी क्षेत्र की वजह से आता है। ऐसे ही क्षेत्र जो हैं, जो बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, इसी की वजह से बिहार गरीब इलाका कहलाता है। वरना राजधानी पटना या फिर जो पटना से नीचे और बक्सर की तरफ के जो इलाके हैं वो काफी धनवान आते हैं। धान का कटोरा कहा जाता है। तारापुर से हमने दिखाया, तारापुर भी मजबूत है, बेहतर है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये सरकार के लिए
एकदम कहिए कि नाक में दम करने वाला इलाका है। नीतीश कुमार आए, भ्रमण किए और चले गए। यहाँ 5-6 महीने की ये बात नहीं है, वर्षों वर्षों से यहाँ की जनता को इसी में गुजर बसर करने की आदत हो गई है। और बाढ़ से निजात पाने के लिए जनता मंत्रियों से, विधायकों से या मीडिया कर्मी के बीच आकर सवाल करते ही नहीं है। उन्हें सवाल देना पड़ता है कि क्या आपको बाढ़ से निजात नहीं चाहिए, तब वो इस पर मुखर होकर बोलते हैं। तो वह उन्हें बाढ़ की समस्या ही नहीं लगती, इसी में जीना सीख चुके हैं। यहाँ खाने पीने की असुविधा है। और ऐसे में आप परमवीर जी आप समझ सकते हैं, हमने एक स्टोरी दिखाया है, दर्शकों को भी मैं दिखाऊंगा, अभी कवरेज हुई है कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं और कैसे जीते हैं। इस पर मैंने एक स्टोरी किया है, दिखाएंगे सभी को। बिहार देखकर यह हैरान हो जाएगा कि अब भी हमारे बिहारी भाइयों की ये स्थिति है। अगर 15 साल के शासनकाल के बावजूद, नीतीश कुमार के शासनकाल में अगर अब भी बिहार इस स्थिति में है, तो फिर काहे का विकास और किसका विकास, कौन विकास पुरुष, सब बेकार है। फिर भी हालात यही है और उन्हें बाढ़ की समस्या नहीं लगती। परमवीर जी, अब क्या करें, जब आदत ही बन जाए, मजबूरी हमें हमारे लिए, तो लोग क्या कर सकता है बताइए। और खैर एक और बात है, देखिए सरकार जो है परमवीर जी, वो लगातार बाढ़ क्षेत्रों को लेकर के करोड़ों करोड़ का फंड जारी करती रहती है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बाढ़ के सवालों पर ये कह जाते हैं कि चूहे ने बांध को कुतर दिया इसलिए बाढ़ आ गई, पानी इस बार ज्यादा हो गया, बरसात ज्यादा हो गई इसलिए बाढ़ आ गई। ये हाँ, प्राकृतिक आपदा है। आपने संजय झा का भी बयान सुना। तो ये तमाम जो मंत्री जी लोग बयानबाजियां देते हैं, वो एक बार जनता के बीच में रह के उनके हालात को देख ले। हो सकता है इमोशन की वजह से ही कुछ कर जाए। देखिए क्या होता है। संजय झा ने अक्टूबर तक का समय हमें जरूर दिया है कि अगले साल अक्टूबर तक हम सब कुछ इस स्थिति से निपट लेंगे। कैसे निपटेंगे, क्या रणनीति होगी, ये जरूर नहीं बताया उन्होंने। देखिए अच्छा, क्या होता है आगे। अब लबो लबाब की बात करते हैं अभिषेक जी, क्या लगता है अभी पलड़ा भारी कहीं है? देखिए समीकरण साफ साफ बताता है कि एनडीए गठबंधन एकजुट होकर लड़ तो रही है और यहाँ पर अभी फिलहाल की स्थिति में लीड भी कर रही है। वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कांग्रेस के तमाम धुरंधर जब इधर आकर के प्रचार प्रसार करेंगे तो हो सकता है समीकरण में बदलाव आ जाए। लेकिन अभी की स्थिति इतना स्पष्ट है कि अभी एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो जरूर लीड कर रहा है। लीड करने की दो सबसे बड़ी वजह, कुछ इलाकों में जिधर विकास हुआ है उधर के कोई भी समुदाय से बात कर लीजिए, वो नीतीश कुमार को वोट करने जा रहा है। अमन हजारी के माता और पिता दोनों का देहांत होने के बाद की स्थिति काफी बदल गई है। लोग इमोशन के साथ अटैच हो रहे हैं और अमन हजारी ने डायलॉग भी बना लिया है, अपने दुख दर्द बांटने के लिए जनता के बीच में चले जाते हैं और कहते हैं कि अब आप ही लोग मेरे माता और पिता हैं, हमें एक बार आशीर्वाद दीजिए, फिर हम काम करेंगे, आप ही के लिए काम करेंगे। पिताजी ने भी किया ही है। तो देखिए समीकरण क्या कहता है। अभी इंडिया गठबंधन लीड में है, आगे क्या होगा चिराग पासवान यह स्पष्ट करेंगे। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय पिता केंद्रीय मंत्री रहे, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। रामविलास पासवान का भी निधन हुआ है, तो ये संपत्ति वोट चिराग पासवान के साथ भी है और चिराग पासवान को पता है कि इसको कैसे भुनाना है। तो कहीं ना कहीं खेला तो लग रहा है कि चिराग पासवान गड़बड़ करेंगे। अगर ये संपत्ति वोट अमन भूषण हजारी के पास भी है तो वही स्थिति चिराग पासवान के साथ भी है। इस बात पर भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। भले ही अभी अभिषेक जी के अनुसार अमन भूषण हजारी का पलड़ा भारी चल रहा है, लेकिन चुनाव है और चुनाव रातों रात पलट जाता है। जो मतदाता है उनकी क्या सोच है वो कोई बता नहीं सकता है। परमवीर भाई, अगर जो मैं पलड़ा भारी होने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो पब्लिक ओपिनियन के मैं आधार पर कह रहा हूं। और सबसे खास बात यह है कि भारी का मतलब कि एनडीए गठबंधन या फिर उसके समर्थक ये ना समझ ले कि मेरा पलड़ा भारी नहीं बल्कि मैं चुनाव जीत गया। भारी का मतलब मैं 2-3 हजार का ही अंतर हो सकता है, 2-3 हजार का ही अंतर हो सकता है। चुनाव भी टक्कर का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से हार जीत का अंतर नहीं होने वाला है। और अगर हुआ तो समझ लीजिए कि वो दिवंगत नेता की वजह से सिंपैथी वोट आ गया, इसलिए ज्यादा का अंतर हो गया। अभी पलड़ा भारी है,
और 1000, 2000, 3000 के अंतर से ही लीड जरूर एनडीए गठबंधन अभी कर रही है। एक महीना पहले से, यानी नामांकन के पहले से ही जदयू के तमाम अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी पूर्व में मंत्री और विधायक रहे हैं, चाहे मौजूदा में है, सबको इधर उतार दिया गया है। इत्तेफाक देखिए, हमें होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। होटल के सारे कमरे बुक हो गए हैं ऑलरेडी। किन पार्टियों के द्वारा किया गया है ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी बुक किया गया है और जदयू की तरफ से भी बुक किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि नेताओं का पूरा जत्था इस क्षेत्र में उतर चुका है। भले ही बाढ़ की स्थिति में कोई नेता ना दिखाई दिया हो, लेकिन अभी की स्थिति में हर एक नेता हाथ जोड़ते हुए आपको रोड पर मिल जाएंगे, कभी भी कहीं भी। अभिषेक जी ने बड़ी ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया कि अभी समीकरण क्या चल रहा है, कुशेश्वर स्थान का माहौल क्या है, और जो नेता बाढ़ के समय में दिखाई नहीं देते थे, आज सब अपने घर को छोड़कर कुशेश्वर स्थान में अड्डा गिराने वाले हैं। कुशेश्वर स्थान के सभी होटलों का कमरा फुल है। तो इसी से समझ जाइए कि माहौल कितना मजेदार होने वाला है। और खैर, तो बोलिए परमवीर भाई, एक चीज साफ मैं करूंगा, आप स्टूडियो से हैं इसलिए आपको इन चीजों को अवगत मैंने भी नहीं कराया, लेकिन यहाँ की तमाम जनता और जो भी हमारे दर्शक हैं वो एक बात जान ले, जनता तो जान ही रही होगी क्योंकि इसी क्षेत्र से आती है। यहाँ होटल का कोई खास व्यवस्था नहीं है। कुशेश्वर नाथ मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, करोड़ों का चढ़ावा जरूर आता है, लेकिन धर्मशाला के नाम पर सिर्फ खंडर है। यहाँ न्यास समिति सारे पैसे का क्या करती है, इसका लेखा जोखा कहीं नहीं मिलेगा। इस पर भी हमने कवरेज किया है और वो कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। आप दर्शकों तक आप लोग पहुंचाइए, बताइए और दिखाइए कि क्या स्थिति है। मात्र एक अच्छा होटल है, उसी में रहना है और उसके सारे कमरे पहले से फुल कर दिए गए हैं। वो भी जो होटल है, उस होटल की नींव तक पानी इतना ज्यादा आकर के लगा हुआ है कि आपको क्या मैं बताऊं, समझिए कि वहां तक बाढ़ की अभी स्थिति है। तो एक ही होटल है, होटल नहीं है, सारे होटल नहीं है। तो विकास का ये यहाँ पर मापदंड है। तो अब वही यहाँ से 16 किलोमीटर दूर बरौली पड़ता है और बरौली में होटल का अच्छा व्यवस्था है, होटल्स मिलेंगे, अनुमंडल भी वही है। लेकिन कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जहाँ कुशेश्वर नाथ जैसे मंदिर विराजमान है, वहां की अगर इतनी बदहाल स्थिति है तो समझिए कि पर्यटन के हिसाब से भी सरकार कितना सजग है, कितना सहज है। यहाँ पर्यटन की सिर्फ बढ़ावा दे दिया जाए तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे और क्षेत्र का अपने आप, लेकिन जनता भी इसकी मांग नहीं करती है और साथ साथ अब सरकार भी इन मुद्दों को भुनाना नहीं चाहती है। देखिए आगे क्या होता है। अभिषेक जी जिस हिसाब से बता रहे हैं, यह स्थिति काफी शोचनीय है और चिंता करने वाली बात है कि आखिर जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री का नाम ही सुशासन बाबू हो, जिसे विकास पुरुष कहा जाता हो, उस राज्य का इलाके कुछ ऐसे भी हैं जहां पे ना रहने की व्यवस्था है, ना चलने का सड़क नहीं है। तो काफी सोचने वाली विषय है। अब तो चुनाव के समय ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि दशहरा के बाद हम आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव 20 तारीख के बाद आ रहे हैं, अभी कन्हैया कुमार कांग्रेस की टीम पूरी आएगी। तो हेलीकॉप्टर खूब उड़ेगा कुशेश्वर स्थान के ऊपर। अब देखना होगा कि आखिर पलड़ा किधर जाता है, क्या कुछ होता है। और अभिषेक भाई लगातार वहां पे बने हुए हैं, धीरे धीरे माहौल बताते रहेंगे और मूव मीडिया भी जो भी ओपिनियन है, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, अभी पलड़ा किसका भारी है, क्या कुछ हो रहा है, सारी घटनाएं आपको सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कुशेश्वर स्थान के विधानसभा क्षेत्र का हाल को लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो अपने तरफ की समस्याओं के बारे में भी बताएं और अभिषेक भाई से भी संपर्क कर लें कि बढ़िया से समझाएंगे। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, हम लोग का नजर रहेगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.